हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नया यूनिट स्टार्ट किया था, इंटरप्रिटेशन ऑफ बैच रिएक्टर डेटा। वहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि किसी भी रिएक्टर को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग को बेसिकली क्या चाहिए होता है, हम लोग को उसका साइज़ निकालना होता है। रिएक्टर डिज़ाइन का मतलब होता है कि साइज़ निकालें। साइज़ निकालने का मतलब हुआ कि हम लोग रिएक्टर का वॉल्यूम निकालें। अदरवाइज़ ये दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि रिएक्टर का अगर वॉल्यूम कोई ऐसा एग्जिस्टिंग रिएक्टर है, वो उसका वॉल्यूम हमें मालूम है, तो उसमें क्या कन्वर्जन आएगा अगर रिएक्शन कराएंगे, तो वो निकालना हमारा पर्पज़ होता है। अब रिएक्टर के वॉल्यूम निकालने के लिए हमने देखा था कि हम लोग को एक रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ डेवलप करना पड़ेगा। रेट लॉ डेवलप करने का मतलब हुआ कि हम लोग को रेट लॉ में जो टर्म्स हैं, रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें मालूम करनी पड़ेगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के लिए और रेट कांस्टेंट को मालूम करने के लिए, याद करने के लिए हम लोग को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब हम लोग को डेटा की ज़रूरत होगी। डेटा के इंटरप्रिटेशन के लिए पहले डेटा जनरेट करना पड़ेगा। डेटा जनरेशन के लिए हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे दैट वी कैन डेवलप एक्सप्रेशन। तो हम लोग को एक्सप्रेशन डेवलप करने के लिए एक ही तरीका है कि हम लोग को डेटा जनरेट करें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके। तो दो टाइप्स, तो कुछ इक्विपमेंट हैं जिनमें डेटा जनरेशन किया जाता है, तो उस इक्विपमेंट को हम लोग रिएक्टर बोलते हैं। दो टाइप के रिएक्टर सिस्टम हमने देखे थे। बेसिकली एक बैच रिएक्टर सिस्टम था, एक फ्लो रिएक्टर सिस्टम था। बैच रिएक्टर में भी दो हैं, एक बैच रिएक्टर है, एक सेमी बैच रिएक्टर है। वाइल एज इन द फ्लो रिएक्टर वहाँ पे भी दो केसेस होते हैं, एक मिक्स फ्लो होता है, प्लग फ्लो होता है। उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से मेथड हो सकते हैं ये डेटा जनरेट करने के। तो देखे थे 4 मेथड्स बेसिकली थे हम लोग के पास। एक कंडीशन ये थे कि हम लोग कंसंट्रेशन, अगर लिक्विड फेज रिएक्शन है तो हम लोग टाइम के साथ डिफरेंट टाइम पे कंसंट्रेशन मेज़र कर लेंगे किसी भी एक की रिएक्टेंट की, और वो डेटा जनरेट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर उससे हम लोग डेवलप कर लेंगे रेट इक्वेशन एनालिसिस करके। दूसरा तरीका था कि जो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके जो रिएक्टेंट हैं, जैसे क्या था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसका मेज़रमेंट करके उससे भी हम लोग जो है ना ये रिएक्ट डेवलप कर सकते हैं। तीसरा तरीका था कि अगर गैसियस फेज रिएक्शन है, तो गैसियस फेज रिएक्शन है तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो बेसिकली 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो उसके मोल चेंज ना हो रहे हों, और ना ही प्रेशर चेंज हो रहा हो, ना वॉल्यूम चेंज हो रहा हो। लेकिन हम लोग जो दो कंडीशंस पढ़े थे कि एक बार जो है उसका प्रेशर कांस्टेंट है, उस सिस्टम का हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, तो हम लोग टाइम के साथ वॉल्यूम मेज़र कर लेते हैं। डिफरेंट टाइम पे उसका रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम क्या है वो मेज़र कर लेते हैं, फिर डेटा एक जनरेट करके उसको इंटरप्रेट करके रेट लॉ डेवलप कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये था कि वॉल्यूम हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर जो भी चेंज हो रहा होगा रिएक्शन के थ्रू, जब नंबर ऑफ़ मोल चेंज होंगे तो प्रेशर चेंज होता है गैसियस फेज रिएक्शन में। तो नंबर ऑफ़ जो प्रेशर की वैल्यूज़ हम लोग डिफरेंट टाइम पे कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोग जो बेसिकली मेज़र करेंगे टोटल प्रेशर, लेकिन यूज़ होता है पार्शियल प्रेशर, तो हम मोल फ्रैक्शन की हेल्प से टोटल प्रेशर को पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 4 मेथड थे बेसिकली जो काइनेटिक डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ होते थे। उसके बाद हमने देखा था कि कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम लोग एनालाइज करेंगे। तो जस्ट हम लोगों ने नाम, उनके जो नेम्स हैं मेथड्स के, वो पढ़े थे कि इंटीग्रल मेथड एक है जिसमें इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। फिर डिफरेंशियल मेथड है, उसमें डिफरेंशिएशन का यूज़ किया जाता है। फिर इनिशियल रेट मेथड है, हाफ लाइफ मेथड थी, और ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड है। इन सब सारे जो मेथड्स हैं ये एनालाइज करने के, इनको डिटेल में लेने से पहले एक दो टर्म्स हैं वो हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद इनको डिटेल में लेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मेथड्स हैं, आपका इंटीग्रल मेथड और डिफरेंशियल मेथड, इसको एनालाइज करने के लिए हमें सिर्फ एक डेटा सेट की रिक्वायरमेंट होती है। एक डेटा सेट का मतलब आपने
एक रिएक्शन कराई, उसमें आपने इनिशियली 100 मोल्स रिएक्टेंट के ले लिए। एक रिएक्टेंट है तो आपने उसका 100 मोल ले लिया, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो 100 मोल्स ले लीजिए आप। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट टाइम पे आप कंसंट्रेशन निकाल लीजिए। तो एनालाइज करने के लिए वी रिक्वायर 1 एक्सपेरिमेंट या 1 डेटा सेट। तो इंटीग्रल मेथड या डिफरेंशियल मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जो एनालिसिस करने के लिए डेटा जो ऑब्टेंड हुआ है उसके लिए सिर्फ हमें 1 सेट चाहिए। मतलब हमने 100 मोल्स एक इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी ले लिए, उसके बाद रिएक्शन कराई हमने, डिफरेंट टाइम पे हमने कंसंट्रेशन उसकी मेज़रमेंट कर ली, उसके बाद एक डेटा सेट आ गया तो हम लोग ये परफॉर्म कर सकते हैं ये मेथड, इंटीग्रल मेथड या डिफरेंशियल। लेकिन जो इनिशियल मेथड है, हाफ लाइफ मेथड है या ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड है, इन सब मेथड को अप्लाई करने के लिए हमको एक से ज़्यादा डेटा सेट चाहिए। एक से ज़्यादा डेटा सेट का मतलब क्या हुआ कि आप इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए, आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन CA0 बोल देते हैं, एक बार आप 500 मोल्स लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करिए। जो भी आपको मेज़र करना है, कंसंट्रेशन मेज़र करनी है, जैसे हाफ लाइफ मेथड में तो कितने टाइम के बाद कंसंट्रेशन उसकी आधी हो जा रही है। तो इस इनिशियल रेट मेथड में भी कि डिफरेंट टाइम पे आपने कंसंट्रेशन मेज़र की। वो एक पहला एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया जब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन एक जो रिएक्टेंट था आपका की रिएक्टेंट उसकी 500 मोल से ले रखी थी। 500 मोल जस्ट एक एग्जांपल है, ये नहीं कि सारे केसेस में 500 मोल से लेंगे। दूसरा है आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ेगा CA0 जब लोग मान लीजिए 200 मोल्स आपने लिए, उसके बाद फिर आपने क्या किया कि वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, मतलब प्रोसीजर वही रिपीट किया, एक्सपेरिमेंट तो नहीं, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन डिफरेंट ले ली तो एक्सपेरिमेंट आपका डिफरेंट हो गया। तो फिर आपको एक डेटा सेट मिलेगा CA, डिफरेंट टाइम पे CA मिलेगा। फिर मान लीजिए उससे भी ज़्यादा एक बार CA0 आप ले रहे हैं 100 मोल, 100 मोल ले रहे हैं तो फिर आप डेटा सेट जनरेट कर रहे हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। तो ये कहने का मतलब हुआ कि जब आप इंटीग्रल और डिफरेंशियल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ आपको एक ही डेटा सेट चाहिए, एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको एनालाइज करके जो है रेट लॉ डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इनिशियल रेट मेथड, हाफ लाइफ मेथड या ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड यूज़ करेंगे तो हमको एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे डेटा जनरेट करने के लिए। तब जो डेटा जनरेट होगा उसी को यूज़ करके हम लोग उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो ये मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग था, ये जस्ट नेम थे। इसके बारे में डिटेल्ड में एक मेथड के बारे में डिटेल में कैसे इंटीग्रल मेथड वर्क करता है, उसका क्या प्रोसीजर है, फिर कुछ एग्जांपल वैसे डिफरेंशियल मेथड का डिफरेंट रिएक्शंस के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम लोग देखेंगे। लेकिन उसको आगे प्रोसीड करने से पहले जस्ट थोड़ा सा जो है 1-2 टर्म हैं हम लोग उनके बारे में जान लेते हैं, उनका यूज़ है पूरे प्रोसेस में, और टर्म्स आएंगे बीच में तो हम लोग को भी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए 1-2 टर्म है उनको पहले जान लेते हैं। जैसे है एक कांस्टेंट वॉल्यूम बैच रिएक्टर, एक टर्म यूज़ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो एक रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम होता है और दूसरा वॉल्यूम क्या होता है, आपका रिएक्टर का वॉल्यूम होता है। तो जिस वॉल्यूम से हम लोग कंसर्न होते हैं वो किसका वॉल्यूम होता है, रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम होता है। रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम होता है, रिएक्टर का वॉल्यूम नहीं होता है। तो ऐसी रिएक्शंस में जिसमें अब आपका रिएक्टर का क्या है, रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहे, क्या रहे, रिएक्शन मिक्सचर वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। कब कांस्टेंट है, पूरे प्रोसेस के दौरान। जैसे आपने रिएक्शन स्टार्ट कराई तो जब आपने रिएक्शन स्टार्ट कराई तो उस वक्त आपका कुछ वॉल्यूम रहा होगा, जैसे आपने रिएक्टेंट डाला रिएक्टर में तो कुछ वॉल्यूम होगा। लेकिन टाइम के साथ जो है कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगे जहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन उन केसेस के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग ऐसे केसेस के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पूरे रिएक्शन के ड्यूरेशन में, पूरे रिएक्शन के दौरान जो है आपका वॉल्यूम जो है किसका, रिएक्शन मिक्सचर का, वो कांस्टेंट रहे। तो अगर इनिशियली वॉल्यूम V0 है
अगर टाइम स्टार्टिंग किया आपने, जैसे स्टार्ट किया टाइम t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे जस्ट रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है, आपने रिएक्टर में रिएक्टर मिक्सचर्स डाल दिए हैं, उस वक्त जो वॉल्यूम होगा, और फिर कुछ देर बाद जब t बराबर कोई एक पार्टिकुलर टाइम है, कुछ भी टाइम हो सकता है, ये 10 मिनट हो सकता है, 15 मिनट्स, एक टाइम है, उस वक्त आप जो वॉल्यूम मेज़र करोगे, जैसे v है, तो ये जो वॉल्यूम आए इस वक्त जब आप मेज़र कर रहे हो, तो v शुड बी इक्वल टू v नॉट, जो आपका वॉल्यूम उस वक्त आप मेज़र कर रहे हो किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे, तो उस वक्त वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम के बराबर हो। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम। वो बैच रिएक्टर में आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन वॉल्यूम जो रिएक्शन मिक्सचर का है वो कांस्टेंट है। अब ऐसे सिस्टम को हम लोग जो है ना कांस्टेंट डेंसिटी भी कहते हैं। कांस्टेंट डेंसिटी क्यों कहते हैं? हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, यहाँ पे लिख रहे हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब मास क्या है? मास ये जो आपके रिएक्टेंट हैं, अब एक किसी भी रिएक्शन के दौरान जो है मास जो है चेंज नहीं होता। टोटल मास की बात हो रही है, टोटल मास जो है ना कभी चेंज नहीं होता सिस्टम का। कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, तो मास नहीं होगा। चेंज क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं। रिएक्टेंट के मोल कंज्यूम हो रहे हैं, प्रोडक्ट के मोल फॉर्म हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, मास कभी नहीं चेंज होगा। तो मास कांस्टेंट है आपका, और अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? ये दोनों का जो डिवीज़न होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को कैसे कांस्टेंट वॉल्यूम बैच रिएक्टर या कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्टर सिस्टम कह जाए, तो इसको दूसरा टर्म जो यूज़ करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। इसको शॉर्ट फॉर्म में CV कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। तो CVRS भी यूज़ करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम बैच रिएक्टर बोलिए या कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। और ये क्या हमने देखा कि इसको दूसरा और एक टर्म यूज़ करते हैं, वो क्या चीज़ है? कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम। कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम, तो बेसिकली हमने देखा कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम बैच रिएक्टर है उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है, CVRS, या कांस्टेंट डेंसिटी। डेंसिटी कांस्टेंट क्यों होगी? हमने देख लिया कि डेंसिटी क्या होती है, मास। पूरे रिएक्शन मिक्सचर में कितना मास है, तो मास हमेशा कंजर्व रहता है। रिएक्शन के बाद और रिएक्शन के पहले जो मास टोटल होगा वो कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और वॉल्यूम क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए डेंसिटी जो है पूरे रिएक्शन सिस्टम की कांस्टेंट हो गई। तो इसलिए इस सिस्टम को क्या कहते हैं? कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं, कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जहाँ पे ये डेंसिटी कांस्टेंट रह सकती है। तो जो लिक्विड फेज रिएक्शन है, पहला क्या है? लिक्विड फेज रिएक्शन है। जो लिक्विड फेज रिएक्शंस हैं, ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस जो है ना वो CVRS होंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्टर सिस्टम या कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम, जो भी आप कहिए। ये कांस्टेंट वॉल्यूम बैच रिएक्टर कहिए, क्योंकि रिएक्शंस बैच रिएक्टर में की जा रही हैं, तो यहाँ पे इसलिए बैच रिएक्टर की बात की जा रही है। लेकिन हो सकता है दूसरे भी रिएक्टर में कराई जाए, फ्लो रिएक्टर में भी कराया जाए, तो वहाँ पे भी जो डेंसिटी उसके सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी। तो एक जनरल टर्म है कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्टर सिस्टम। तो जो लिक्विड फेज रिएक्शंस होंगी उसमें जो है मोस्ट केसेस में जो उसकी डेंसिटी रहती है उसका वॉल्यूम रिएक्शन मिक्सचर का चेंज नहीं होता। 100% नहीं है, एक दो कुछ होंगे एक्सेप्शन, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है आपका जो वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता। दूसरा केस क्या बन सकता है कि गैस फेज में रिएक्शन हो रही है, गैस फेज में। तो गैस फेज में दो कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन क्या है कि जब रिएक्शन हुई, मान लीजिए A गैसियस प्लस 2B गैसियस गिव्स 3C गैसियस, ये गैसियस है। तो जैसे एक मोल एक कंपोनेंट का, एक रिएक्टेंट का 2 मोल हुआ, टोटल मोल सेम रहा। तो टोटल मोल सेम रहता है, जब मोल सेम रहता है
तो आपका जो है वॉल्यूम जो है चेंज नहीं होगा। तो ऐसे कुछ ऐसे सिस्टम होंगे जहाँ पे रिएक्शन हो रही है और मोल्स सेम है रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद, तो मोल्स सेम हैं, तो इसका मतलब आपका वॉल्यूम जो है ना चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी केसेस जो है ना कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम में आते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्टर सिस्टम में आते हैं। और कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जहाँ पे आपका वॉल्यूम सेम नहीं होगा। वॉल्यूम सेम नहीं होगा इसका मतलब जैसे ये मान लीजिए कि यही रिएक्शन जस्ट ए गैसियस प्लस बी गैसियस गिव्स आर गैसियस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो जो है मोल ले रहे हैं हम लोग रिएक्टेंट के और एक मोल प्रोडक्ट का फॉर्म हो रहा है। तो रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं, रिएक्टेंट मोल हैं आपके 2 और प्रोडक्ट मोल कितना है, मोल इक्वल टू 1। ये मोल जो हम लोग निकालते हैं वो जो आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो रिएक्टेंट के मोल यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 लिखते नहीं है, तो 2 मोल हो गए और प्रोडक्ट का 1 मोल हो गया। तो इस केस में क्या है कि आपका वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे गैसेस फेज में, तो वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन जब ये रिएक्शन हम लोग किस में करा रहे हैं, बैच रिएक्टर में करा रहे हैं। इफ़ दिस रिएक्शन इज मतलब परफॉर्म इन बैच रिएक्टर, दिस रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन बैच रिएक्टर, तो बैच रिएक्टर में हम लोग जानते हैं कि बैच रिएक्टर एक इनक्लोज सिस्टम होता है। मतलब इनक्लोज सिस्टम का मतलब ना तो मास इन होता है रिएक्शन के दौरान में, ना तो मास आउट होता है। तो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम हमने रिएक्टर का फिक्स कर दिया है, रिएक्टर का वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं। तो इसका जो वॉल्यूम चेंज होगा वो कहाँ तक एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा जितना रिएक्टर का वॉल्यूम है उतना ही एक्सपेंड कर पाएगा। तो इसका भी मतलब हमने वॉल्यूम फिक्स कर दिया। लेकिन क्या होगा कि क्योंकि वॉल्यूम इसका चेंज होना चाह रहा है, लेकिन हम लोग जो है ना इसको सफिशिएंट स्पेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने रिएक्टर को वॉल्यूम फिक्स कर दिया है, तो क्या होने लगेगा कि इसका जो कंप्रेस करने लगेंगे, वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा लेकिन एक ही जगह में एडजस्ट करना है, तो फिर एक दूसरे को कंप्रेस करने लगते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि एक छोटी सी स्पेस है, उसमें 4 लोगों को मतलब प्रॉपर खड़े होने की जगह है, तो 4 मोल हो गए। लेकिन जब 5वां या 6ठा मोल आएगा, 5वां 6ठा आदमी उसमें अकोमोडेट होना चाहेगा, तो एक दूसरे को प्रेस करने लगेगा ना, कंप्रेस करता है दबा के। मेट्रो वगैरह में आप लोग देखते हैं कि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, फिर उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो एडजस्ट होने का मतलब वॉल्यूम उस भी केस का सेम रहा, वॉल्यूम तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन क्या हुआ कि प्रेशर जो है ना आपने कंप्रेस किया तो प्रेशर चेंज हो जाता है। तो ऐसे केसेस भी जो है ना कंसीडर किए जा सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि बॉम्ब रिएक्टर जो है मतलब ये बैच रिएक्टर टाइप का है, लेकिन वो प्रेशर जो है वो जो प्रेशर इंक्रीज़ करेगा उसको विथस्टैंड कर सके। ऐसा ना हो कि प्रेशर इंक्रीज़ करे वो ब्लास्ट हो जाए, तो कंडीशंस की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे रिएक्टेंट के मोल्स चेंज हों, गैसेस फेज रिएक्शन की बात हो रही है, नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज हो, नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज होंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन हमने वॉल्यूम फिक्स कर रखा है, वॉल्यूम बैच रिएक्टर हम लोग ले रहे हैं, तो उसमें ना तो मास इन होता है ना आउट होता है, तो वॉल्यूम उसका फिक्स है। तो अब नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज होंगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। लेकिन जो ये सिस्टम क्या होगा, ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम होगा क्योंकि वॉल्यूम आपने फिक्स कर दिया है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम के ये कंडीशन हो सकती हैं। और जब नंबर ऑफ़ मोल्स सेम हैं तो कोई इशू ही नहीं है। नंबर ऑफ़ मोल्स जब सेम है तो फिर उसमें जो है कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा जब। तो ये बेसिकली ये कौन कौन से रिएक्शन सिस्टम हो सकते हैं जो कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम होंगे। अब हम लोग बैच रिएक्टर में जैसे रेट एक्सप्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे शो करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। तो जैसे एक रिएक्शन हम लोगों ने इनिशियली पढ़ा था, रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है चेंज इन मोल होती है आपकी। चेंज इन मोल को हम लोग बोलते थे क्या, चेंज इन मोल dN
ओवर टाइम जितने टाइम में चेंज हो रहा है, तो dt। और क्योंकि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देते थे जो रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम था। यूनिफॉर्मिटी लाने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट 100 किसी ने 100 मोल्स लेके स्टार्ट किए तो उसका रेट डिफरेंट आएगा, किसी ने 50 मोल्स लेके किए तो उसका चेंज डिफरेंट आएगा। तो एक ही रिएक्शंस के लिए दो लोग रिपोर्ट करेंगे तो मोल्स उनके रेट डिफरेंट आएंगे, लेकिन रेट सेम आना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये कर दिया कि वॉल्यूम जो है, आप कितना वॉल्यूम रिएक्शंस का ले रहे हो रिएक्शन मिक्सचर का, उससे डिफाइन कर दोगे तो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। हम लोग यहाँ पे एक जनरल किसी भी एक कंपोनेंट के लिए, मान लीजिए ith के लिए कह रहे हैं, हमें ये मालूम नहीं कि रिएक्टेंट है जो ith कंपोनेंट है वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, इसलिए हमने माइनस यहाँ पे नहीं लगाया है। अगर रिएक्टेंट के लिए लिखते तो हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्शन में जो है कंज्यूम होगा तो माइनस साइन के साथ शो करते थे। तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं बता रहे हैं कि रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं या प्रोडक्ट के लिए, इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1 बाई वॉल्यूम। अब क्या है कि अगर आप किसी रिएक्टेंट के लिए लिखिए या यही में कंटिन्यू कर लीजिए कि V को जो है ऊपर लेते जाइए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dNi ओवर V ओवर dt। अब ये जो है ये चेंज नहीं हो रहा है वॉल्यूम चेंज, क्योंकि हमें यहाँ पे चेंज डी है ना, नंबर ऑफ हम चेंज देख रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हम लोग कंसंट्रेशन जानते हैं, कंसंट्रेशन कई तरीक़ों से रिप्रेजेंट की जा सकती है, देखा जाए मोलरिटी के टर्म में डिफाइन करें या मोलरिटी के, लेकिन हम लोग जो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में कंसर्न हैं, हम लोग कंसंट्रेशन हमेशा किस में डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये होती है कंसंट्रेशन। जब किसी एक पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए बात करने लगेंगे तो CI उसके लिए बोल देंगे, तो वहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, उस कंपोनेंट का NI होगा। वॉल्यूम उस कंपोनेंट की बात नहीं करेंगे, वॉल्यूम तो पूरे रिएक्शन मिक्सचर की, तो वॉल्यूम को VI नहीं लिखेंगे, V लिखेंगे। तो हम लोग NI बाई V को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, C से रिप्लेस कर सकते हैं, तो dCi ओवर dt। तो रेट एक्सप्रेशन जो बैच रिएक्टर में है तो हम लोग इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यही आपका रिएक्टेंट होता तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, अगर मान लीजिए फॉर रिएक्टेंट ए, अब यहाँ पे कहता फॉर एनी कंपोनेंट आई, फॉर एनी कंपोनेंट आई, तो वहाँ पे ये इक्वेशन लिखेंगे। लेकिन हम लोग क्योंकि हमें आई के बारे में मालूम नहीं है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप इस पे इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहे हैं, इतना फोकस इसलिए कर रहे हैं कि कन्फ्यूज़न आप लोग को ना हो कि कब माइनस लिखते हैं कब प्लस लिखते हैं। तो इसलिए कि किसी भी आई एक जनरल कंपोनेंट था उसके लिए लिखा, तो हमने वहाँ पे ये माइनस का टर्म यूज़ नहीं किया। वो प्लस रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन जब रिएक्टेंट के लिए यूज़ करेंगे तो हम हमेशा माइनस RA इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dCi ओवर dt, ये हमेशा लिखते हैं। ये माइनस साइन क्या शो करता है, ये डिसअपेरेंस शो करता है कि जो आपका रिएक्टेंट होगा वो रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा होगा। ये आपके आई नहीं होगा, यहाँ पे A होगा, कंपोनेंट A के लिए लिख रहे हैं, तो ये आपका dCi ओवर dt हो गया। अब इसी एक्सप्रेशन को एक दूसरा तरीका है जो हम लोग यहाँ पे हमने बेसिकली रेट लॉ लिखा जो, तो रेट लॉ में हमने क्या लिखा, रेट लॉ को दो तरीके से हमने लिखा। एक तो RI जो है, जो रेट लॉ है या रेट ऑफ रिएक्शन है, दो तरीके से लिखा हमने, 1 बाई V dNi ओवर dt, और ये किसके बराबर है, dCi ओवर dt। ये एक जनरल टर्म के लिए था, जब हम किसी पार्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए लिखते तो माइनस RI इज इक्वल टू माइनस 1 बाई V dNA ओवर dt इज इक्वल टू माइनस dCA ओवर dt। ये लिखते हैं जब रिएक्टेंट हम लोग को यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने देखा कि dCi कहाँ से आया, वो हमने वॉल्यूम क्योंकि कांस्टेंट है रिएक्टर सिस्टम का, तो इसलिए हमने नीचे डिवाइड में कर दिया। तो
कंसंट्रेशन को हम मोल्स पर वॉल्यूम लिख लेते हैं तो DCI ओवर DT लिख सकते हैं। दूसरा तरीका इसको किस तरह लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि जो जस्ट यही एक्सप्रेशन हम लोग RI वाली ही लेके चल रहे हैं। RI इज इक्वल टू क्या लिखा हमने ऊपर 1/V चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I ओवर टाइम। तो हमने देखा था कि कंसंट्रेशन I की क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स I अपॉन वॉल्यूम। हम नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन I इज इक्वल टू CI इंटू V, इस तरह लिख सकते हैं। और फिर जो है हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, तो RI इज इक्वल टू 1/V क्या है D ओवर DT, और NI की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, CI इंटू वॉल्यूम, ये लिख सकते हैं। ये डिफरेंशियल है, दो टर्म है तो उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 1/V, एक बार हमने C को कांस्टेंट रखा, CI को बाहर लिख लिया, TV ओवर DT। दूसरी बार हमने V को कांस्टेंट रखा, V को बाहर रख लिया, कांस्टेंट नहीं V को बाहर रख लिया, DCI ओवर DT, इस तरह लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये बैच रिएक्टर है, इसका मतलब कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम है, सिंस कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्टर सिस्टम है, कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्टर सिस्टम है देयरफॉर वॉल्यूम जो होगा क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। अगर यह वेरिएबल वॉल्यूम होता तो हम लोग V कांस्टेंट नहीं लिख सकते थे, तो जब V कांस्टेंट हो गया तो RI इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/V। पहला टर्म देखिए CI dV ओवर DT। अब यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया। V DCI ओवर DT, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब ये ज़ीरो हो गया, अब फिर फर्दर एक स्टेप में और लिख देंगे 1/V V DCI ओवर DT, तो V से V कट जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने जो वहाँ पे लिखी थी वो DCI ओवर DT, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दूसरा ये तरीका हो गया लिखने का, सेम रिएक्शन है, सेम चीज़ें हमने लिखी हैं, कुछ डिफरेंट नहीं लिखा, जो ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है। जस्ट यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने की या ये एम्फसाइज करने की कोशिश की जा रही थी कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा तो रिएक्शन किस तरह आएगी। अगर वॉल्यूम नहीं कांस्टेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, मान लीजिए इसको इक्वेशन ये बोल दीजिए, तब आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन या रेट लॉ की इक्वेशन इस तरह आएगी। रेट ऑफ रिएक्शन उसमें क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग वॉल्यूम का टर्म को ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, उसका डिफरेंशिएशन जो है ना, उसका चेंज जो है, ये भाई dV/dt क्या चेंज दिखा रहा है कि चेंज इन द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कांस्टेंट है तो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने जो अपने सिस्टम के लिए वहाँ पे ज़ीरो कर दिया। लेकिन अगर यही वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्टर सिस्टम होता तो वहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता नहीं, वॉल्यूम जो है वेरी करता रहेगा, तो वहाँ पे जो रेट इक्वेशन होगी आपकी, वो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी कंपोनेंट के लिए। अब अगर गैस फेज रिएक्शन होगी तब क्या करेंगे, वहाँ पे कंसंट्रेशन, क्योंकि गैस फेज में हम लोग कंसंट्रेशन तो मेज़र करते नहीं हैं, वहाँ पे तो हम लोग पहले टोटल प्रेशर मेज़र करते हैं और उसके हेल्प से फिर हम लोग पार्शियल प्रेशर मेज़र करते हैं। तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हमारे सामने चैलेंज है। तो हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे और जानते हैं किसके लिए, अगर गैसेज आपकी आइडियल गैस है तो फॉर आइडियल गैस रिएक्शन, आइडियल गैस, अगर गैसेस कैसी हैं, आइडियल हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। अब किसी एक कंपोनेंट के लिए लिख रहे हैं, मान लीजिए ith कंपोनेंट के लिए लिख रहे हैं, फॉर ith कंपोनेंट, हम नहीं जानते रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, ith कंपोनेंट। तो अब ith कंपोनेंट के लिए तो P, अब जो यहाँ होगा, अब किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए बात करें तो उसका प्रेशर लिखेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ I इंटू वॉल्यूम पूरे सिस्टम का होगा इज इक्वल टू NI, क्योंकि एक ith कंपोनेंट के लिए बात करें तो उसके मोल की बात करेंगे, इंटू RT। अब हम जानते हैं कि
ये आपका पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, एन आई डिवाइड बाई वी आर टी, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है। भले गैसेस फेज रिएक्शन है लेकिन वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम के लिए एन आई बाई वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी आई लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो सी आई। तो पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, सी आई इंटू आर टी। लेकिन हम लोग को सी आई को रिप्लेस करना है, तो सी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, सी आई इज इक्वल टू पी आई डिवाइड बाई आर टी। तो हमने सी आई यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ पे रख देंगे या तो यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी सी आई क्या होगा आपका ओवर डी टी, जो है टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो आर जो है गैस कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, वो आपका टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। टी टेम्परेचर है, रिएक्शन का हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, तो वो टी जो है डिपेंड नहीं करेगा टाइम पे, तो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वो हम डिफ्रेंशिएशन के बाहर ले लेंगे। तो 1/RT क्या होगा। अब प्रेशर जो है, प्रेशर टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब प्रेशर वेरी कर रहा है, तो dPi/dt। अब ये dCi/dt किसके बराबर था, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर था। तो जब गैस फेज रिएक्शन है जस्ट, तो हम लोग जो अपनी रेट इक्वेशन लिखेंगे वहाँ पे क्या आएगा, वो पार्शियल प्रेशर आएगा, dP चेंज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाई dt, और उसमें डिवाइड किससे कर देंगे, 1/RT। R जो है गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T है टेम्परेचर। तो हमने इस यहाँ पे देख लिया कि रेट एक्सप्रेशन जो है हम लोग कैसे लिखेंगे, किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन मिक्सचर के लिए, कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए। कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए किसी कंपोनेंट के लिए RI इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल C ओवर डेल T। ये हो गया जब आपको कंसंट्रेशन मालूम है या कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं, इसका मतलब लिक्विड फेज रिएक्शन है। दूसरा क्या है कि जब हम लोग लिख रहे हैं आपका गैसियस फेज रिएक्शन है, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन तो मेज़र नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग मेज़र करेंगे क्या, प्रेशर मेज़र। पहले टोटल प्रेशर मेज़र करते हैं लेकिन पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें चाहिए क्या, पार्शियल प्रेशर। तो अब वहाँ पे हमारी इक्वेशन जो आएगी, RI इज इक्वल टू क्या होगा, 1/RT dPi और dt। ये यहाँ Pi जो है पार्शियल प्रेशर है, Pi जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ith कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है। तो हम लोगों ने देख लिया कि कांस्टेंट वॉल्यूम बैच रिएक्टर जो होगा वहाँ पे रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। एक टर्म और हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद उसके बाद जो हम लोग सिस्टम आएंगे, एक कन्वर्जन का आता है, क्योंकि रिएक्शन होती है, किसी भी कहीं रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये एक जनरल प्रोसेस है कि किसी भी रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो मान लीजिए कि कोई एक रिएक्शन हो रही है, वहाँ पे रिएक्टेंट आपका A है, जस्ट ये देख लेते हैं कि एक कोई रिएक्शन है। सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ हम लोग एक ही कंपोनेंट लेते हैं, ज़्यादा कंपोनेंट लेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। तो हमने रिएक्शन स्टार्ट की, रिएक्शन स्टार्ट करने के वक्त इसके कुछ मोल रहे होंगे, भाई हमने रिएक्शन में डाला होगा, तो T=0 टर्म यूज़ करते हैं। T=0 जब टाइम एकदम स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके भाई Na मोल्स को हम Na लिखेंगे, लेकिन T=0 पे Na मोल्स होंगे। अब रिएक्टर प्रोडक्ट के वैसे जनरली जो है मोल्स होते नहीं, क्योंकि हम रिएक्शन से बना रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि कुछ ऐसी कंडीशन हो उसमें थोड़ा बहुत मोल होंगे, तो हम लोग उसको बोल देंगे कि NR0 मोल हो थे उसके। ये ज़ीरो भी हो सकता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ज़ीरो ही होगा, प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन हम लोग एक जनरलाइज टर्म की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ने मान लिया कि उसके प्रोडक्ट होंगे NR0। अब जैसे टाइम आपका इंक्रीज़ होगा, रिएक्शन होगी तो आपका जो रिएक्टेंट होगा वो कंज्यूम होगा तो उसके मोल चेंज होंगे। तो अब किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पे आपने जो मेज़र किया तो उसको बोला कि उस वक्त आपके इसके A मोल हैं, प्रोडक्ट के उस वक्त NR मोल होंगे। अब
पहले एक चीज़ ये देख लीजिए कि एन ए नॉट और एन ए में क्या रिलेशन है, मतलब रिलेशन का मतलब कौन बड़ा है कौन ज़्यादा। अब भाई रिएक्टेंट है तो रिएक्शन में कंज्यूम होगा तो उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो जो शुरू वाली कंसंट्रेशन होगी जो आपने इनिशियली डाला होगा एन ए नॉट जो होगी वो हमेशा जो है बाद में कुछ आपने 1 घंटे रिएक्शन कराई, कुछ टाइम रिएक्शन कराई तो उसका कंज्यूम हो गया होगा। जो एन ए आएगा तो इसका मतलब एन ए नॉट से कम होगा ना। तो जो रिएक्टेंट होगा हमेशा बाद के जो उसकी मोल्स आएंगे वो शुरू के मोल से कम होंगे। बहुत ऑब्वियस है, रिएक्शन हो रही है वो कंज्यूम हो रहे हैं। और दूसरा केस क्या है आपका, जो अब एन आर है, एन आर का मतलब ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा। तो शुरू में जो भी मोल रहे होंगे, मान लीजिए 2 मोल थे 4 मोल, बाद में रिएक्शन हुई तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुए, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए उसके मोल ज़्यादा होंगे किसके, इनिशियली उसके मोल से। ये जस्ट एक ये था, रिएक्शन में कई जगह हम लोग यूज़ करेंगे तो यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लिए। अब क्या है कि हम लोग देखते ना चाहते हैं फ्रैक्शनल कन्वर्जन क्या होता है। तो कन्वर्जन जस्ट हम लोग टर्म कन्वर्जन यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल कन्वर्जन है लेकिन जस्ट यूज़ कन्वर्जन करते हैं, फ्रैक्शनल कन्वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, लिख लीजिए फ्रैक्शनल कन्वर्जन। अब क्या होता है फ्रैक्शनल कन्वर्जन, हमेशा रिएक्टेंट के ही टर्म में कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, जो कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग हमेशा रिएक्टेंट के टर्म में ही बात करेंगे। तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ की रिएक्टेंट, और अब हमने अपना रिएक्टेंट यहाँ पे ए है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड कन्वर्टेड, जो भी वर्ड यूज़ करिए, कन्वर्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए फेड। हम लोगों ने कितना मोल इनिशियली डाला था और कितने मोल कन्वर्ट हो गए। अब देखिए कन्वर्जन को हमेशा हम लोग x से डिनोट करेंगे, तो x से डिनोट करेंगे कन्वर्जन को। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कन्वर्टेड, अब यहाँ पे देखिए कन्वर्ट कितना हो गया भाई, आपने 100 मोल्स आपने लिए थे और आपके 100 मोल्स आपने इनिशियली लिए थे, जैसे यहाँ पे ऊपर जस्ट लिख दे रहे हैं 100 मोल्स आपने लिए थे ए के, रिएक्शन हुई, आपने बाद में जब मेज़र किया किसी टाइम पे तो आपने देखा कि यार इसके 40 मोल बचे हुए हैं, 40 मोल किसके, ए के बचे हुए हैं। एट टी बराबर ये 0 था, शुरू में जब आपने स्टार्ट किया था रिएक्शन तो 100 मोल्स थे, टाइम टी बराबर टी पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप मेज़र कर रहे हो तो वहाँ पे आपने देखा कि इसके 40 मोल्स बचे। तो कन्वर्ट कितने हो गए भाई, जो इनिशियली था उसमें से जो बचा हुआ वो निकाल दोगे तो वहीं से कन्वर्ट पता चल जाएगा कि कितने कन्वर्ट हो गए। तो 60 मोल कन्वर्ट हो गए ना, वो 60 मोल कैसे निकलेंगे, इनिशियल जो मोल्स हैं आपके उसमें से आपके जो मोल्स बचे किसी टाइम पे वो आपने निकाल दिया। तो यहाँ पे भी हम लोग को कन्वर्टेड कितना मोल्स हो गए, आपके इनिशियल मोल कितने थे टाइम टी बराबर 0 पे एन ए नॉट, और आपने जब मोल आपको कुछ देर रिएक्शन हुई जब आपने टाइम मेज़र किया तो एन ए बचे, तो जो आपके इनिशियल थे उसमें से आपने जो बचे हुए वो निकाल दिए तो वही मोल्स तो कन्वर्ट हुए होंगे ना। और डिवाइडेड बाय आपने इनिशियली कितना फेड किए थे एन ए नॉट। ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ये पूरी आपकी रिएक्शन इंजीनियरिंग में यूज़ होगा और इसी से हम लोग वेरियस जो है ना कंक्लूजन पे निकलेंगे। तो अब देखिए अगर इसको ए के लिए कर रहे थे तो इसलिए हमने x से कर दिया, हम लोग इसको मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो x से इंटू एन ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए नॉट माइनस एन ए। हम लोग क्या करते हैं, एन ए नॉट को इधर ले आते हैं और एन ए को इधर ले आते हैं, तो एन ए इस तरफ ले आए तो एन ए नॉट माइनस एक्स ए इंटू एन ए नॉट है, तो एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए नॉट दोनों में कॉमन है तो हम लोग एन ए नॉट कॉमन ले लेंगे 1 माइनस एक्स से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ये जस्ट ये है कि अगर हम लोग को मालूम हो, अगर कन्वर्जन मालूम हो तो हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी टाइम पे अगर भाई रिएक्शन हो रही है, आपने देखा 1 घंटे बाद आपने बोल दिया कि कन्वर्जन 40% है रिएक्टेंट ए का, तो उस वक्त फिर हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं ना, मोल्स इस रिलेशनशिप के एन ए नॉट जो है आपका एन ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए की हेल्प से हम लोग क्या है मोल्स
निकाल सकते हैं उस पार्टिकुलर टाइम पे। तो ये दो रिलेशन जो डेवलप किए हमने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो पूरे रिएक्शन इंजीनियरिंग में काम आएंगे। फ्रैक्शनल कन्वर्जन और फ्रैक्शनल कन्वर्जन को मोल्स के टर्म में कैसे लिखते हैं। तो फ्रैक्शनल कन्वर्जन क्या होता है, मोल्स कन्वर्टेड डिवाइड बाय इनिशियल मोल। तो मोल कन्वर्टेड बाय जो इनिशियल आपने डाला था और आपने जो बचे उन दोनों को घटा दोगे तो वहीं से कन्वर्टेड पता चल जाएगा, और आपने फिट कितना किए थे वो उसको डिवाइड कर दिए। तो हमने जो ये किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे जो आपके मोल्स हैं अगर कन्वर्जन मालूम हो तो इस तरह निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जो ये रिएक्शन हमें मिली है, या यहाँ से आप आ जाइए या यहीं से वॉल्यूम से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। हम लोग यही रिएक्शन यहाँ पे ले लेते हैं इनिशियली वाली। तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या है आपका Na0 माइनस Na अपॉन Na0। अब क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं सारे टर्म्स को। भाई ऊपर यहाँ से वॉल्यूम ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए Na0 माइनस Na अपॉन वॉल्यूम को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कोई चेंज नहीं आएगा। इसको फर्दर इस तरह लिख सकते हैं Na0 माइनस V माइनस Na डिवाइड बाई V अपॉन, इसको जो है ना फर्दर जैसे Na0 बाई V, ये वाला जो है ना इसमें डिवाइड कर दिया और ये वाले टर्म जो है ना इसमें डिवाइड कर दिया। हमने बेसिकली क्या किया, ये वाला टर्म इसमें डिवाइड कर दिया, ये वाला इसमें डिवाइड कर दिया, तो एक ही बात हुई। तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, हम लोग जानते हैं Na0 बाई V क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Ca0 इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तब ऐसा लिख पा रहे हैं Ca डिवाइड बाई Ca0। तो यहाँ से भी फर्दर हम लोग रिलेशन जो ऑब्टेन कर सकते हैं, जो Na0 वाला यूज़ किया हम लोगों ने वही रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। Ca इज इक्वल टू Ca0 1 माइनस XA, जो Na0 वाला है। तो अगर हम लोग को मालूम हो, आपका कन्वर्जन मालूम हो किसी भी टाइम, तो हम लोग कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। ये चीज़ें डिस्कस करनी थी। एक चीज़ और है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। तो ये रिलेशन है आपका x से स्टार्टिंग वाला, x से इज इक्वल टू आपका Na0 माइनस Na डिवाइड बाई Na0। ये बेसिक रिलेशन है आपका। Na0 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो 1 माइनस Na डिवाइडेड बाई Na0, ये हो गया XA की वैल्यू। अब XA की वैल्यू मैक्सिमम कब, XA को क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 में से कोई चीज़ रिमूव, ये वाला टर्म जो है ना हम लोग रिमूव कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। तो x की मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए इसकी क्या वैल्यू हो जाए, मिनिमम हो जाए। अब ये नेगेटिव तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स है, नंबर ऑफ़ मोल्स नेगेटिव में नहीं हो सकते हैं। तो एक कंडीशन ये हो जाए कि इसके मोल 0 हो जाए। क्या हो जाए, एक कंडीशन जो अपनी है, एक कंडीशन ये है कि इसके मोल्स जब 0 हो जाएंगे, इसके अगर ये पूरा टर्म 0 हो जाए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये 0 कब होगा, जब Na आपका क्या हो जाए, Na0 तो इनिशियल मोल है, वो 0 हो नहीं सकते। Na आपका क्या है, 0 हो जाए। Na का मतलब वो बची हुई कंसंट्रेशन 0 हो जाए, कि मतलब पूरा आपका रिएक्टेंट जितना भी आपने रिएक्टेंट लिया था वो क्या हो जाए, पूरा कंज्यूम हो जाए। पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो Na कुछ बचेगा नहीं। तो उस वक्त जब पूरा ये कंज्यूम हो जाएगा तो XA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगी। तो जब 100% कन्वर्जन होता है तो अब XA की वैल्यू 1 होती है। अब दूसरा क्या है कि XA की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाए, तो ये मैक्सिमम हो जाए। अब ये मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि Na जो है Na0 के बराबर हो जाए। Na0 से ज़्यादा हो सकता है क्या, Na0 से ज़्यादा हो नहीं सकता क्योंकि आपने इनिशियली 100 मोल्स लिए हैं और वो कंज्यूम हो रहा है, वो प्रोडक्ट जनरेट तो हो नहीं रहा रिएक्शन में कि 100 मोल से ज़्यादा हो जाए, तो हमेशा कम होता है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए, Na0 के बराबर हो जाए। मतलब जैसे आपने रिएक्शन स्टार्ट कराई उसी वक्त की बात करें, मतलब रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट ही ना हुई हो, तो उस वक्त ये क्या हो जाएगा, Na0 Na के बराबर हो जाएगा। तो ये कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Na0 बाई Na0 आपका हो जाएगा उस कंडीशन में 1। तो इसकी वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, 1।
तो 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो जो आपका फ्रैक्शनल कन्वर्जन है तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 के बराबर भी हो सकती है और कहाँ तक 1 के बराबर भी हो सकती है। तो ये हमने देखा कि फ्रैक्शनल कन्वर्जन का क्या इंपॉर्टेंस है और ये इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है। तो बेसिकली जो है इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। 0 कब होगी, जब बिल्कुल रिएक्शन होगी नहीं, तब फ्रैक्शनल कन्वर्जन की वैल्यू 0 होगी। और 1 भी हो सकती है। 1 कब होगी, जब रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाए, मतलब पूरा कन्वर्जन हो जाए, तब उस कंडीशन में आपकी फ्रैक्शनल कन्वर्जन की वैल्यू 1 होगी। जब 100% रिएक्शन हो जाए, मतलब 100% कन्वर्जन हो जाए, 100% ए जो है वो कन्वर्ट हो जाए, तो वो उस केस में x की वैल्यू, फ्रैक्शनल कन्वर्जन की वैल्यू, यहाँ ए की बात के टर्म में बात करें तो इसलिए x ए लिख दिया, x ए की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। तो बेसिकली 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है फ्रैक्शनल कन्वर्जन का, इनिशियल मोल माइनस मोल एट द टाइम t डिवाइड बाई इनिशियल मोल। अब अगर हमें Na निकालना है और हमें कन्वर्जन मालूम है तो Na0 1 माइनस एक्स ए। इसी तरह अगर Ca निकालना है, कंसनट्रेशन निकालना है, तो Ca0 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ से हमें XA निकल जाता है। XA की वैल्यू हमने देख लिया कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से 1। अब ये बेसिक टर्म्स थे जो यूज़ होने थे हमारे डिफरेंट मेथड्स जो हम लोग एनालिसिस का यूज़ करेंगे, तो इसलिए इसको हमने बीच में पढ़ा है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस स्टार्ट करेंगे।